तो ग्रुप डी में बहुत ही ज़्यादा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम अपनी पूरी 10 की एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे। अगर आपका प्यार अच्छे से बना रहा तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रैपिड फास्ट रिवीजन होगा, 10-20 मिनट में पूरी एक क्लास एक चैप्टर निपटा देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, 10 की विज्ञान की पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, सबसे पहले इस पीडीएफ में क्या क्या है। इस पीडीएफ में संपूर्ण विस्तृत नोट्स हैं एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का बीच में जो समाधान होता है वो पूरा है। एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों का समाधान है और अच्छे से बहुत ही सरल भाषा में है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं। हमने कक्षा 8 में भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा है। वास्तव में रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है और इस अध्याय में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ने पर हमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन के अंतर को देखने को मिलेगा। तो चलिए, आपने नहीं पढ़ा होगा तो हम सब बताएंगे यहीं पर। चलिए, सबसे पहले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है और रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाता है। सबसे पहले तो यही शुरू कर देते हैं। सबसे पहले होता है भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध फट गया तो दही बन जाएगा और दही का रिवर्स होकर वह दूध कभी नहीं बनेगा। तो ये नया पदार्थ भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में बन जाता है और भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता है। रासायनिक गुण और भौतिक परिवर्तन में रासायनिक गुण परिवर्तन नहीं होते, जबकि रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाते हैं। जो रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता भौतिक परिवर्तन में, और इसमें रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। भौतिक परिवर्तन में इसको जो बने हुए पदार्थ से दोबारा पुराना पदार्थ नहीं बनता है रासायनिक परिवर्तन में। लेकिन भौतिक परिवर्तन में जैसे कि मोम को पिघलाओ तो भाई मोम नीचे गिर जाएगी, उसको फिर से मोम बना सकते हैं। और लेकिन अगर जल जाएगी मोम तो उसको हम फिर से मोम नहीं बना सकते हैं। चलिए, तो इतने अंतर देख लिए हमने। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का एकल पदार्थ द्वारा नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखो, एग्जाम्पल भी तुरंत दिए जा रहे हैं। जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते, मैग्नीशियम को जैसे कि ये लिया अपन ने मैग्नीशियम, इधर ले लेते हैं, इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आप याद रखना। दूसरे शब्दों में कहें हम दूसरे शब्दों में रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके आसपास होते बहुत परिवर्तन होते हैं। देखिएगा, इनका एग्जाम्पल दिया है हमने। जैसे कि जंग का लगना, अंगूर से रस का किण्वन होना, भोजन को पकना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, श्वसन, ये सब रासायनिक क्रिया हैं। अरे यार जी, बार बार इन सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। हम कह सकते हैं ये रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं, इसका पहचान हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, गैस का निकलना हो जाता है, ताप में परिवर्तन हो जाते हैं। और अब देखिए उदाहरण 1 में सबसे पहले हम लेते हैं क्या, सबसे पहले हम जिंक लेते हैं। सबसे पहले एक हम फ्लास्क लेते हैं, उसमें जिंक के थोड़े से टुकड़े डालते हैं और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डालते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं जिससे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। देखो, जैसे कि हमने जिंक लिया, इसमें H2SO4 डाला, H2SO4 है, तो इसमें क्या बना, इसमें बना जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन। इसमें देखो यहाँ पर अच्छे से दिया है। एक फ्लास्क लिया अपन ने, इसमें डाले जिंक के टुकड़े और इसमें डाला तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब H2SO4 और कांच की नली से हमने ढक दिया। अब इसमें जो हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन जी धुंधला धुंधला सा हो जाएगा फ्लास्क। और दानेदार जस्ते, देखो ये लिखा है, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन का निर्माण होता है।
ठीक है। जब भी कोई भी हम धातु की अम्ल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। अब देखिए दूसरा उदाहरण देख लीजिए। जब हम मैग्नीशियम रेवन को वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि हमने मैग्नीशियम लिया है, फिर हमने इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, आप याद रखना। ठीक है, ये देख लीजिए ये क्या लिखा है, मैग्नीशियम रेवन को वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर ले, जो जल जाती है राख उसी को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। चलिए तो यहाँ पर आ गए। रासायनिक अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, अभिकारक एवं उत्पादन। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेने पर अभिकारक कहलाते हैं। वह उदाहरण के लिए मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन। जैसे कि हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अभिकारक क्या होगा, अभिकारक इस साइड वाला और इस साइड वाला, जो उत्पाद बनेगा इस साइड वाला होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये दिया है मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये उत्पाद बना। ठीक है, रिवीजन रैपिड फास्ट हो रहा है और ये आप 10 की एनसीईआरटी कर रहे हो। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित हमने सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से प्रदर्शित होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, जिससे तीर का निशान बाईं ओर रखा जाता है तथा उत्पादन निशान दाईं ओर रखा जाता है। रासायनिक समीकरण को हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं, शब्द समीकरण कहलाता है। देखिएगा, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये क्या हो गया, ये अभिकारक हो गया और ये उत्पाद हो गया। ठीक है, रासायनिक समीकरणों को शब्दों में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। जब हम एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण करते हैं तो रासायनिक समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि लोहा की अभिक्रिया हाइड्रोजन ऑक्साइड से करवाई तो Fe3O4 और 4H2O। देखो ये कैसा हो रहा है, जब आप लोहा को किसी ऐसी जगह पर रखते हो जहां हाइड्रोजन भी हो ऑक्सीजन हो तो वह जंग में परिवर्तन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये है वो सब। चलिए इसमें उत्पादन यौगिकों के प्रतीक एवं सूत्र में प्रयोग किया जाता है। अभिकारक और उत्पादन में रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। देखिए, जैसे कि हमने आवश्यक परिस्थितियों में ताप, दाब, प्रेरक जैसे तीर का निशान लगाया है। समीकरणों को लिखना, सबसे पहले रासायनिक समीकरण को लिखने में सबसे पहले अभिकारक को लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है, उसके बाद उत्पाद लिखते हैं। जैसे कि कार्बन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले अभिकारक को तीर का निशान, ये तीर का निशान लगाकर हम उत्पाद की ओर बढ़ते हैं। अभिकारक और उत्पाद संख्या में एक से अधिक होने पर उनके बीच धन का निशान लगाया जाता है, जैसे कि ये लगा है धन का निशान। समीकरण को संतुलन करना ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। जैसे कि 3 लोहा Fe और 4 H2O मतलब पानी है, इसका उत्पाद Fe3, इधर देख लो Fe3O4 और 4H2 है। अब देखिएगा इसमें गुनो लोहा कितना है, लोहा है 3, इस साइड 3 है, तो क्या इस साइड भी 3 है, हाँ है। पहला रूल्स फॉलो हो रहा है। इसमें 4 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, इसमें 8 हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन इसमें कितने हैं, 1 नहीं 4, तो 4 ऑक्सीजन इसमें है। तो ये समीकरण संतुलन समीकरण हुआ। ठीक है, अभिकारक व उत्पाद को जलीय विलयन के रूप में दिखाते हैं तो उसे एक्यूटिक कहा जाता है। जैसे एक्यूटिक, सो इसको निरूपण करते हैं A और Q से। ठीक है, अब आ जाता है अभिक्रिया को संपन्न होने के बाद आवश्यक ताप एवं दाब का निशान ऊपर लिखते हैं। जैसे कि 340 एटमोस्फियर
प्रेशर में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की अभिक्रिया 340 प्रेशर में किया तो क्या उत्पाद बना? CH3OH मतलब मैथेनॉल। अब आ जाते हैं अपन 7वें पॉइंट को। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में उत्पादन के साथ धन एवं ऋण का लगाकर ऊष्मा में मात्रा को लिखा जाता है। देखिएगा, ये समझो सबसे पहले। जैसे CH4 है, CH4 ये मीथेन है, ये गैस, जी लिखा मतलब गैस है। और ऑक्सीजन O2O ये भी गैस है। इसको कैसे लिखा जाता है? CO2 गैस और प्लस 2H2O, ये अभिक्रिया बन रही। तो समझिएगा इसमें क्या कह रहा है। ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए उत्पाद के साथ हम धन और एवं ऋण लगाकर ऊष्मा की मात्रा को लिखा जाता है, जैसे कि चिन्ह में दिखाया गया है। ये आप समझ लेना, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं 8वीं पर। देखिए, अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक तीर के निशान से ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जैसे कि इसमें उत्प्रेरक हो रहा है निकिल उत्प्रेरक। जैसे एक कोई चीज़ ले ली अपन ने, RC2R4 ऐसी कोई भी चीज़ ले ली, उसको उत्प्रेरक में लिखा जाएगा तो उसके ऊपर लिखा जाएगा हाइड्रोजन की उपस्थिति में निकिल उत्प्रेरक, ठीक है। अब देखिएगा, ये 6CO2 6H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 एक्यूटिक और 6O2 बनता है, मतलब ग्लूकोज बनेगा। देखिएगा, दो प्रकार की रासायनिक समीकरण होते हैं, एक कंकाली एक संतुलन। कंकाली उसे कह सकते हैं जो अभी संतुलन नहीं है, मतलब इसको संतुलन करना है, ठीक है। तो कंकाली समीकरण क्या होता है? जैसे कि मैग्नीशियम प्लस O2, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल दिया, लेकिन इसमें संतुलन अभिक्रिया नहीं हुई क्योंकि इसमें O2 2 है, इसमें O1 है। ये कंकाली अभिक्रिया होगी, इसको संतुलन करना होगा तब ये संतुलन अभिक्रिया होगी। चलिए तो हम शुरू करते हैं। संतुलन अभिक्रिया कैसे बनेगी? जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इसमें देखिएगा, हम अच्छे से समझाते हैं। मैग्नीशियम प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। देखिए, ऐसे ही समझा देते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और मैग्नीशियम का 1, लेकिन यहाँ पर आ रहा है ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु। इसमें 2 का गुणा करेंगे अपन, 2 का गुणा यहाँ हो गया तो O2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम अभी भी इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो यहाँ बाहर से 2 का गुणा कर देंगे तो ये संतुलन अभिक्रिया हो जाएगी। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद के परमाणु की संख्या, उनका परमाणु भार एक समान हो जाता है, उसे हम संतुलन रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम आधारित होता है, मतलब द्रव्यमान एक सा होना चाहिए। 2 mg है तो 2 mg है, O2 है तो O2 है, ठीक है। अब कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलन करना। रासायनिक समीकरण को संतुलन किया जाता है। तीर के बाईं और दाईं ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, दोनों और परमाणु भार समान हो सके, इसे ही हम रासायनिक समीकरण संतुलन कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यह सिद्धांत कहता है किसी भी बंद व्यवस्था में द्रव्यमान सदा ही संरक्षित रखा जाता है, ना तो ये बढ़ता है और ना ही घटता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया में पहले अभिकारक और बाद में परमाणु की संख्या भार समान होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि FeO प्लस H2O Fe3O4 H2, जिसमें ये है, ये कंकाली अभिक्रिया है क्योंकि इसमें Fe1 है, इसमें Fe3 है, इसमें H2 सही है, जिसमें O4 है, इसमें O1 है। इसको हम संतुलन कैसे करेंगे? चलिए इसको अच्छे से समझा देते हैं हम आपको।
जैसे कि Fe इसमें 3 है, इसमें 0 है, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे आगे, ठीक है। और Fe3 ये संतुलन हो गया, लेकिन अभी भी O संतुलन नहीं हुआ। तो O में संतुलन करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का गुणा आगे करेंगे तो 4H2O हो जाएगा, और यहाँ भी 4 का गुणा करेंगे तो ये अभिक्रिया संतुलन हो जाएगी। 3Fe प्लस 4H2O प्लस बराबर बनेगा Fe3O4 Fe3O4 और प्लस 4H2O, ये अभिक्रिया बन गई, ठीक है। रासायनिक समीकरण को सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लिया जाता है। संतुलन करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या को नोट कर लेते हैं। जैसे कि Fe का 1 परमाणु है और दाईं ओर है 3 परमाणु, और हाइड्रोजन की 2 परमाणु है, हाइड्रोजन का दाईं ओर है 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है लेकिन दाईं ओर 4 परमाणु है। इसको अपन संतुलन करना हमने सिखा ही दिया, ये सब जरूरी नहीं है। अब चरण ये सब अपन ने कर ही लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कर लिया अपन ने। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार ये आ जाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं अणुओं के बीच आवरण टूटने और बनने से पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे जल के अणुओं के बीच बंध टूटने से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं। कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच बंध कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं 1 2 3 4 5। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन में जो एक पदार्थ दूसरे में जाकर जुड़ता है उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूना, ये बिना बुझा हुआ चूना होता है। इसमें पानी मिला देते हैं अपन H2O, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड OH का होल ट्वाइस बनता है। अपन जैसे कि चूना ले आते हैं घर में पोतने के लिए, ये चूना लेते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं। पहले चूना होता है बिना बुझा, अब पानी में डाल दिया तो उसमें बहुत ही ज़्यादा रासायनिक अभिक्रिया होगी और बहुत ही ज़्यादा हीट उत्पन्न होगी, यही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है और बिना बुझा चूना बन जाता है। देखिएगा, बुझे हुए चूने का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। जब बुझे हुए चूने को दीवार पर लगाया जाता है तो वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करके कैल्शियम और कार्बोनेट CaCO3 की परत ऊपर दीवार पर चढ़ा लेता है। दीवारों में चमक आती है, जैसे कि ये दिया है, देखो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लिया, अब पानी में डाला दो। अब ये अपन दीवार पर रंगने के लिए करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड की से अभिक्रिया करता है तो ये कैसी परत चढ़ा लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन निकल जाता है। जैसे कि देखो बिना बुझा हुआ चूना ऐसा होता है, ठीक है। अपन ने जैसे कोयले का जलना, अन्य संयोजन की अभिक्रिया, कोयले का जलना कार्बन प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जल का बनना हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन का जलना हाइड्रोजन H2O। सल्फर डाइऑक्साइड का बनना सल्फर और प्लस ऑक्सीजन का ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मक्षेपी वे अभिक्रिया जिसमें दौरान ऊष्मा निकलती है वह ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे मीथेन का ऑक्सीजन में मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O और ऊष्मा निकलती है, इसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे श्वसन की भी अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें कोशिकाएं श्वसन के दौरान ऊष्मा मुक्त करती हैं। जैसे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, C6H12O6 6O2 की उपस्थिति में C6CO2 6H2O और ऊष्मा निकलती है। साग सब्जी गले घास फूस पेड़ों की पत्तियों में विघटन होकर कंपोस्ट बनाना, ये भी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आ जाते हैं ऊष्मा शोषी वे अभिक्रिया जिसको पूर्ण करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो ऊष्मा सोखती है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक चूना पत्थर लिया अपन ने,
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चूना पत्थर, इसको अपन ने ऊष्मा दी है तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, मतलब बिना बुझाऊ चूना बन गया। ठीक है। अब आता है दूसरे पे वियोजन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक को विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इनमें 3 प्रकार की होती हैं, ऊष्मा वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। ठीक है। ऊष्मीय वियोजन, इसमें वियोजन की क्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है। ऊष्मीय वियोजन को समझने के लिए हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ग्रुप डी में आ रहा है। फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। याद रखें, फेरस सल्फेट क्रिस्टल हरा होता है, हल्का हरा। Fe3SO4, इसका सूत्र भी है FeSO4 7H2O। फेरस सल्फेट हल्का हरा होता है। इसको गर्म किया जाता है हल्के सफ़ेद, इसको गर्म करने पर हल्का सफ़ेद रंग का हो जाता है। अगर इसको और ज़्यादा अधिक गर्म किया जाए तो फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है जिसका रंग भूरा होता है। साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण भी होता है। जैसे कि अपन ने फेरस सल्फेट ले लिया FeSO4, इसको थोड़ा गर्म किया तो ये क्या बन गया, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड और SO2। ठीक है। देखिएगा, अब ये दूसरा वो एग्जाम्पल है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम और CO2 में टूटता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना तथा बिना पूजा चूना कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। जैसे कि CaCO3 CaO और CO2 में टूट जाएगा गर्म करने पर। ठीक है। अब दूसरा आ जाता है विद्युत वियोजन। जब वियोजन अपघटन या विद्युत का उपयोग करके किया जाता है तो विद्युत अपघटन कहलाता है। एक जल को विद्युत द्वारा अपघटित किया जाता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की प्राप्ति में विद्युत की मदद से जल का उत्पादन अपघटन कहलाता है। जैसे कि ये देखिए 2H2 जैसे ये जल है 2H2O, इसमें विद्युत डाला तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया होगी। इसका मतलब जल वियोजित अभिक्रिया किया जाता है जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में होता है। जैसे कि H2O 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है। देखिएगा ये अभिक्रिया कैसे करवाई। एक अपन ने सबसे पहले प्लास्टिक का एक जग ले लिया। इसमें सबसे पहले छेद कर 2 रॉड लगाई। इसको कैथोड माना और इसको एनोड माना। एक परख नली लगाई, मतलब ये परख नली लगा ली। परख नली, इसको कैथोड, इसको एनोड हैं। इसको एक बंद परिपथ बना लेते हैं। एक यहाँ स्विच लगा देते हैं। ये ग्रेफाइट की रॉड डाल दी इसमें रबर डॉट डाल दी। ठीक है। ग्रेफाइट की रॉड डाल दी। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें अपन विद्युत डालेंगे तो कैथोड वाली जो होगी इसमें जल एकत्रित हो जाएगा और जो एनोड वाली होगी इसमें ऑक्सीजन एकत्रित हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरा एग्जाम्पल, लेड नाइट्रेट। एक सेकंड, अब आ जाते हैं लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में देखो, लेड नाइट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में टूटता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भूरे रंग का निकलता है। जैसे कि अपन ने एक बर्नर लिया और एक प्लास्टिक नली ली, उसमें थोड़ा सा लेड नाइट्रेट डाल दिया। इसको हम गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के गैस का रंग भूरा होता है। जैसे कि अपन ने ले लिया लेड नाइट्रेट, इसको हीट दी तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी
प्रकाशीय वियोजन, जब वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा प्रकाश के रूप में प्रदान की जाती है। इसको समझने के लिए निम्न उदाहरण दिए गए। सूर्य के प्रकाश में श्वेत प्रकाश का सिल्वर क्लोराइड में वियोजन अभिक्रिया सिल्वर का निर्माण होता है, जिससे रंग धूसर हो जाता है। जैसे कि अच्छे समझते हैं, अपन ने लिया सिल्वर क्लोराइड, इसको अपन ने सूर्य की प्रकाश दिया तो यह सिल्वर और क्लोराइड में अलग हो जाएगा और इसका रंग क्या हो जाएगा, पहले था क्या, बिल्कुल श्वेत, अब हो जाएगा श्वेत, रंग धूसर हो जाएगा। ठीक है, आ गई अभिक्रिया समझ में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, हम भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, देखिएगा। ये ले ली। अब आ जाते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को अपन जब प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं तो यह सिल्वर और ब्रोमीन में निर्माण करता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र क्या है, AgVr। इसको अपन सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। अब आ जाते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब लोहे की कील में कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन हल्का नीला से हल्का हरा हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जबकि लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है। देखिएगा ये क्या कह रहा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का नीला से हल्का हरा हो जाता है, जबकि लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है। ठीक है, रंग में परिवर्तन प्रदर्शित करता है कि यहाँ विस्थापन अभिक्रिया हुई है, लोहे के द्वारा कॉपर का विस्थापन किया गया है, यह लोहे की कील पर जमा हो जाता है जिस कारण उसका रंग भूरा हो जाता है, जबकि यहाँ पर आयरन सल्फेट का निर्माण होता है जिस कारण विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। चलिएगा, ये अभिक्रिया हो रही है, आपने देख ली, हमने बता ही दिया उसको। ठीक है, FeSO4 कॉपर सल्फेट को हल्का नीला है, लेकिन इसको अभिक्रिया होती है हल्का हरा हो जाता है। अपन देख लेते हैं कितने पेज हैं, अभी 21वें पेज पर हैं अपन, कितने पेज और हैं। भाई बहुत बड़ा है पेज, इसको हमें लगता है 2 बार में करना होगा। 21 पेज पर आ जाते हैं दोबारा। अपन विस्थापन अभिक्रिया कर लेते हैं पूरी और फिर बस दूसरी वीडियो बनाएंगे अपन। ठीक है, 21 21 21 21 21 21 21 21। चलो यहाँ थे जिंक, देखो दूसरा अधिकरण, जिंक को कॉपर सल्फेट में मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है। ये जिंक कॉपर को विस्थापित कर सल्फेट में आ जाता है क्योंकि कॉपर सल्फेट। ये अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, अभिक्रियाओं का क्रम याद रखना, मतलब जो ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व हों उन्हें पहले, जैसे कि लेड क्लोराइड, लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ लेड क्लोराइड बनाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे कि AB और CD से अभिक्रिया कराई तो AD से मिलकर AD बन गया और CD से मिलकर CD बन गया। ठीक है, जैसे कि सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाई तो सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, जब दो अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अम्लीय ठोस उत्पादन बनाते हैं। उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं, इस क्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि बेरियम सल्फेट को सोडियम सल्फेट के विलयन में मिला दिया जाता है तो यह अपक्षेपण अभिक्रिया होगी। ये बहुत ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप डी के क्वेश्चन में भी आ रही है।
याद रख लो ये। देखो सोडियम सल्फेट Na2SO4 बेरियम क्लोराइड से जब हम बेरियम सल्फेट बनाते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। बेरियम सल्फेट सफ़ेद अम्लीय अपक्षय का निर्माण करता है, अपक्षयण की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं आगे। देखो द्वितीय विस्थापन के और भी ज़्यादा उदाहरण है। NaCl का AgNO3 से AgCl बनाएगा, बेरियम क्लोराइड का बेरियम सल्फेट, और ये ऐसी ऐसी अभिक्रिया बनाएंगी, आप देख सकते हो। ठीक है, अब पांचवी अभिक्रिया आती है उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया। ठीक है, एक मिनट, थोड़ी सी बची। चलो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और पढ़ा देते हैं, लेकिन वीडियो कितनी लंबी बन गई, ओह माय गॉड 30 मिनट की हो गई है। तो अभी हम इसको यहीं तक करते हैं, और अगली जो क्रिया होगी अपनी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से शुरू होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।